Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start geometrical interpretation of Rolle's theorem. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जो है ना वो रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा है कि जो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो पढ़ते हैं रूल्स का, इसी को हम लोग जो है ना दो तीन नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, दूसरा इसको हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बोलते हैं और ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो, तो इसमें हम लोग जो है ना ये हम लोग तीन तरह से डायग्राम को यहाँ पे लिया है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोग कंक्लूड करके रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो रोल्स थ्योरम पढ़े थे, वो रोल्स थ्योरम में जो है ना हम लोग के पास तीन कंडीशन था। फर्स्ट तो ये था कि जो एफ होगा, एफ का मतलब जो फंक्शन होता था वो क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था, है ना। तो एफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी में। और जो दूसरा हम लोग पढ़े थे वो यही था कि वो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल ए बी में, एक यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे वो ओपन था, है ना। और जो थर्ड कंडीशन था हमारे पास वो ये था कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी की वैल्यू के इक्वल होता था। तब यहाँ से क्या होता था कि सी एक वैल्यू हमारे पास आता था, देखो इस रेंज के हिसाब से, है ना। मतलब कि हम लोग को पास सी एक ऐसा वैल्यू आता था, एग्जिस्ट करता था तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के बाद, कि सी की वैल्यू ए और बी के जो है ना बीच में आता था हमेशा, है ना, बीच में आता था। यानी कि जो सी होगा वो ए से जो है ना वो बड़ा होता था और बी से क्या होता था, छोटा होता था। तो इसके बीच में आएगा वो, इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ये है, यहाँ पे बी है, तो इसी के बिटवीन में जो है ना सी कहीं पे आता था। कब, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होता था तब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखो, पहला डायग्राम हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, अब वही हमारे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स जो है ना एक कर्व लिया है। देखो, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है जिसको हम लोग वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है यहाँ पे। और हमारे पास जो ये दो पॉइंट दिख रहा है, एक तो पॉइंट पी है, एक पॉइंट हमारे पास क्यू है। तो हमने क्या करा कि ये जो कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखो इस कर्व में ये जानते हैं कि क्या ये जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस तो है ही ना, कर्व हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से देखो ऐसे ऐसे यहाँ तक आया, कहीं पे जो है ना जो हमारा कर्व है यानी जो ग्राफ है वो टूटा नहीं है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबल है ये। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है गाइज डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, जो टेन थीटा से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं बुक में टेन साई भी मिलता है हम लोगों को। तो जनरली हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पे जो है ना एक टेंजेंट खींची जा रही है जो सी पॉइंट है। ठीक है, तो अपन समझते हैं बाद में। सबसे पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास पी और क्यू, ये जो हमारे पास कर्व है इसका दो एंड पॉइंट हुआ, और पी का जो कोऑर्डिनेट है तो हम लोगों ने इसे ऐसे क्यों डिनोट किया, क्योंकि इसलिए डिनोट किया गया है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ए और जीरो है। तो मान लो हमारे पास जीरो से जैसे ही चलते हैं यहाँ पे, तो वो ए जीरो आया, एक पॉइंट हमारे पास बी कॉमा जीरो है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ए जीरो आ गया है तो अब देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू क्या होता है। तो वाई की वैल्यू डिनोट करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन में क्या करते थे, तो कार्टेशियन प्लेन में यही होता था कि वो इसे ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है ना यहाँ पे ऐसे मिलाते थे, और जब इधर से मिल करके ऐसे यहाँ आता था तो हम लोग वहाँ से क्या करते थे कि जैसे हमारे पास वाई इक्वल टू कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ए पर देखते हैं बाई की वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम एफ ऑफ क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे ए पुट कर देंगे। यानी कि हमने जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए पुट किया तो हमको जो है ना बाई के रूप में क्या मिल गया, एफ ऑफ ए मिला। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने देखो यहाँ पे जिक्र किया है, ए और एफ ऑफ ए, है ना। यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये ए हो गया, एफ ऑफ ए हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ए के वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस फंक्शन में रख करके पुट करके तो ये आता है। सेम सिमिलरली इसी तरह से जब हम बी जीरो है तो अगर एक्स की वैल्यू हम बी डालते हैं इस फंक्शन में तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई की वैल्यू एफ बी। तो एफ बी का मतलब क्या कि बी कॉमा एफ बी आ गया। और ये तो पता है हम लोग इसको हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखने का काम करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो, तो हम लोगों ने देखो समझ लिया यहाँ पे कि हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। और अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ही था यहाँ पे, बस सिंपल सा हमें समझना है कि जो भी हमारे पास कर्व लाइन खींचा गया है, ठीक है, तो उस पर एक टेंजेंट आना चाहिए। ठीक है, उस पर एक टेंजेंट आना चाहिए और वो टेंजेंट जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इतना ही सब बात बताई गई है। क्लियर।
तो मैं यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है tan थीटा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी भी कर्व लाइन के लिए। और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ थ्योरम कंक्लूड दैट, मतलब वो करता है कि अगर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो है, इफ़ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं रोल्स थ्योरम का, तो सीधे सीधे जवाब यही है यहाँ पे कि कोई एक कर्व होगा और उस कर्व पे जो है ना एक ऐसी लाइन जरूर खींची जानी चाहिए जिसका नाम टेंजेंट होगा, और वो लाइन जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो कि ये जो कर्व हमारे पास इस तरह से आया था, तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया कि टेंजेंट कुछ तरह से देखो ड्रॉ किया है ना। तो यही जो हमारा टेंजेंट लाइन खींचा जा रहा है ना, वो हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये चीज़ें क्या दिखाता है यहाँ पे कि पी और क्यू, तो ये जो है ना हम लोग पढ़े थे जो थर्ड कंडीशन था रूल्स के अंतर्गत, तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूस हो गया फंक्शन, क्योंकि ग्राफ कहीं पर टूटा नहीं है। एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, टेंजेंट लाइन खींची जा रही है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है ऐसा। और जो थर्ड कंडीशन था वो एफ इक्वल टू एफ बी था, तो वो क्यों है वो समझते हैं। देखो तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो है ना मतलब ये जो लाइन दिखा रहा है हमारे पास, ये जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लिया है P टू Q, ठीक है। P टू Q जो हम लोग यहाँ पे लाइन लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, क्योंकि वो ना एक ही लाइन में सीध में जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर होता, जैसे मान लेते हैं इस तरह से हमने ले लिया, तो हमारे पास तो एक ये बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से खींचते हैं तो यहाँ पर भी देखो ये क्या है हमारा इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे रहता तो हम लोग इसे ऐसे खींचते ऐसे खींचते। अब इसे अगर हम मिलाया जाए ऐसे गाइस, यहाँ पे देखो ये आएगा और एक ये आएगा, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू तो डिफर हो गया, तो यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है, जो कि हमारे पास थर्ड कंडीशन ये पॉइंट जो है ना शो कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ वी इक्वल टू क्या आ रहा है एफ ऑफ ए। तो रूल्स का जो हमारे पास थर्ड कंडीशन था वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बात आता है कि जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब अपन क्या होता है, तो हम लोग बताए थे कि उसी ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जो इस इंटरवल में आ रहा हो। जैसे यहाँ समझते हैं कि हमने जब टेंजेंट लाइन खींचा यहाँ पे, तो यही एफ डैश सी इक्वल टू जीरो को शो करेगा। एफ डैश सी का मतलब क्या, जैसे हमारे पास कोई एक गिवन फंक्शन हो रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है। हमारे पास एक गिवन फंक्शन होगा और उस फंक्शन में क्या किया गया था कि उसको जब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो उसका इसका मतलब एक हम लोगों ने स्लोप फाइंड कर दिया। अब जब स्लोप फाइंड होकर के आ गया हमारे पास, तो वही एक टेंजेंट लाइन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को मेंशन करते हैं, जिसको एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है रूल्स का जो है ना मेनली रूप से इतना ही है। अब हम लोग जो है इसका कंडीशन में यहाँ पे जरूर पढ़े थे कि जब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड करता है रूल्स का, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि देयर विल एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट। तो देखो एटलीस्ट का मतलब क्या बताए थे कि कम से कम एक पॉइंट वहाँ पर जो है ना वो जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट का मतलब क्या कि वो एक पॉइंट एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब होगा कि कम से कम एक पॉइंट जरूर इसमें एग्जिस्ट वैसा करेगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा, और इससे अधिक भी हो सकता है वो। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि एक अदर डायग्राम भी यहाँ पे देखो दो तरीके से लिया है। तो देखो ये ग्राफ हमारा क्या है, वो डाउनवर्ड पैराबोला टाइप का बना हुआ है, अरे हमारा अपवर्ड टाइप का है। तो जो फंक्शन हम लोग डाउनवर्ड में किए हैं वही अपवर्ड में भी होगा। तो चलो इसे अब हम समझते हैं डायग्राम नंबर सेकंड में क्या है। देखो सेकंड में हम लोगों ने फिर से इस तरह से कर्व लिया, तो फिर से हम लोग वही बात किया कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोगों ने सीधे ऐसे क्या किया, ये लाया, तो ए कॉमा जीरो हो गया, यहाँ से लाया तो बी कॉमा जीरो, यानी कि एफ ऑफ एक्स हो गया। ही हमारे पास फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, ये बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। अब जब हम लोग यहाँ पे बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग ग्राफ जब ड्रॉ कर दिया, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन टेंजेंट लाइन जो है ना कहाँ पर खींचेंगे। तो देखो गाइस आखिर इसका जो हम लोग अगर गहराई में जाते हैं डीपनेस में, ठीक है, तो डीप में अगर बात करते हैं, देखो अगर हम इस तरह से ऐसे लिए तो टेंजेंट लाइन इस पे जो है ना मिनी खींचा जा सकता है, इतना टेंजेंट लाइन इस पे खींचाएगा कि उसका कोई मतलब ये अंत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा टेंजेंट लाइन जाएगा इस तरह कर्व पे, लेकिन हम लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम बताता है कि अगर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि टेंजेंट लाइन जो है ना हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात नोटिस करने लायक ये है हमारे पास कि अगर कोई भी कर्व इस तरीके का दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी लिखा है, तो इस कर्व पे, पूरे कर्व पे अगर इस कर्व को ले जा करके हम इस ग्राफ को ले जा करके हम किसी अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर हम प्लॉट करते हैं,
ठीक है। तो इस कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पे एक और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है एट ए टाइम, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कोई कहे यहाँ पे कि सर यहाँ पे अगर आप तो एक टेंजेंट चलिए आपने बना दिया, यहाँ भी एक टेंजेंट बना दिया, अब इस पर हम एक टेंजेंट और खींच सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोगों को नोटिस करना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यही बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जो भी एक टेंजेंट लाइन जाएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तब बोलते हैं कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना शो कर रहा है किसका, रोल्स थ्योरम का। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या बता रहे थे, जैसे हम लोगों ने तो काम कर दिया, अब हमारे पास यही जो पॉइंट आ रहा है निकल करके, यही एफ डैश सी इक्वल टू 0 को डिनोट करेगा, ठीक है। यही जो है ना एफ डैश सी को डिनोट करेगा। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे कि यही जो हमारे पास, हाँ हम लोग एक कर्व को देख रहे थे कि इस डायग्राम के हिसाब से अगर समझा जाए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझा, तो देखो ये भी हमारे पास एक कर्व इस तरह से आया है, जो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इस तरह डिफाइन कर दिया। एक कोऑर्डिनेट ऐसा यहाँ पे क्यों लाए हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास इस तरह से आ रहा है निकल करके, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया है कि ए अगर पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए होता है, बी पुट करते हैं वो बी हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट आ गया इसका इस कर्व का, ठीक है। अब बात समझते हैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन कहाँ पे खींचा जा सकता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो गाइस देखो, बहुत बच्चों को दिमाग में जाता है ना कि सर आप तो यहाँ पे जो खींचे हैं तो ये भी तो कर्व पे ही लाइन खींचा हुआ है ना, जो ये ऊपर दिख रहा है वो तो एक्स के पैरेलल है। लेकिन हम जानकारी के लिए एक बात बता दें कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक मतलब मान लो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ये शार्प पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना शार्प पॉइंट नहीं होता, मतलब इस पर अगर टेंजेंट लाइन हम खींचते हैं, टेंजेंट लाइन अगर खींचा जाता है तो वो पता नहीं चल पाएगा कि वो एक्स के पैरेलल हो रहा है या एक्स से थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते इस पॉइंट को लेकर के। हमेशा जो है ना वो कर्व के आउट साइड में ही, मतलब इधर साइड में ऐसे ऐसे खींचेंगे और उसी में से जो है ना एक टेंजेंट हम लोग लेंगे जो हमेशा क्या होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि जैसे टेंजेंट लाइन यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे खींचा तो एफ डैश इक्वल टू 0 है। उसी तरह से अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो इस तरह से जो कर्व आया है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है वो एफ डैश इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जो कि ये पॉइंट शो करेगा यहाँ पे। और टेंजेंट लाइन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो यही है, यही लाइन जो हम लोग खींचे हैं ऐसे करके, यही इसका जो है ना टेंजेंट लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने दो डायग्राम यहाँ पर लिया था, लेकिन दोनों डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच जो है एक पॉइंट है ना, ओनली 1 पॉइंट को ही लेकर के डायग्राम को खींचा गया है। जैसे यहाँ बताए थे ना कि एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट होता है, तो ए और बी के बीच इन दोनों डायग्राम में जो है ना एक ही पॉइंट हम लोग को ऐसा मिल रहा है जो इस इंटरवल को क्रॉस कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है। अब समझते हैं डायग्राम नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है, तो वो जो है ना डायग्राम नंबर जो 3 हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जानना हम लोगों को कि ए और बी के बीच में जो एटलीस्ट है, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होता है, लेकिन उससे अधिक भी, तो वही है ये डायग्राम इस एक से अधिक वाले के लिए। तो ये डायग्राम क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व कुछ इस तरह का दिया हुआ है, मान लो इसी कर्व को हम ऊपर बना देते हैं ऐसे करके, कुछ भी इस तरह से अगर बना देते हैं, तो अपन क्या है यहाँ पे ना कि कर्व का जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट जो होता है, तो उसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट देख देते हैं यहाँ पे भी, तो वो उसी तरह से होगा जैसे सब में आ रहा था निकल कर कि अगर ये पॉइंट को हम a,0 बोलते हैं और इसे b,0 बोलते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा निकल करके y वाला और x मिलाकर जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं दोनों को, वो a आएगा और एक ये आएगा दोनों, ठीक है। अब अपन बात आता है यहाँ पे कि इसमें कर्व पे, ये पूरे कर्व पे जो है ना टेंजेंट लाइन कितनी खींची जा सकती है। अब जितने टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा इस कर्व पे, तो उतना ही क्या होगा ना, वो c की वैल्यू होगा, ठीक है। जो c की वैल्यू हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो उतना ही c की वैल्यू होगा इसमें जितनी टेंजेंट लाइन खींची जाएगी। तो हम लोग बस कुछ नहीं, बस समझते हैं थोड़ा सा कि अगर हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन ऐसे, सॉरी ये जो कर्व हमारे पास इस तरह से आ रहा है, पूरे गया है ना। तो देखो पहला हम लोगों ने जो टेंजेंट लाइन खींची है यहाँ पे, वो देखो इस पॉइंट पे खींचा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंडीशन को ही हम लोग समझ लेना, ग्राफ से ही चल जाता है पता कि कंटिन्यूअस है, तो हाँ है। क्यों? यहाँ से देखो ऐसे ऐसे आया ऐसे, ठीक है, तो टूटा नहीं कहीं पे, इसका तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है तो हाँ है, क्यों? टेंजेंट लाइन देखो आ गया है ग्राफ पे, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया। एफ इक्वल टू एफ बी है तो हाँ है, ये ग्राफ तो हम लोगों को लिया है ऐसे करके। और इसी को समझना है, ए और बी ये वैल्यू थोड़ा सा जो है ना हल्का सा गेज क्या है ऊपर बन गया है, बट इसे हम लोग क्या करते हैं, वो इसे इसी रेंज में बनाया करते हैं हमेशा, ठीक है। चलो इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे करके। ये हमेशा जो है वो इसी तरह से बनाते हैं ताकि एफ इक्वल टू एफ बी को शो करें, ठीक है। देखो इस तरह से कुछ रहता है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है ना, वो हमेशा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना ही चाहिए, तभी बोलेंगे थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है।
और जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग जो है ना टेंजेंट लाइन की बात नहीं कर सकते इसमें कि कहाँ पे किसके पैरेलल खींच सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से ये थ्योरी है कि एफ इक्वल टू एफ बी, तो हमारा जो डायग्राम है उससे दिख ही रहा है। अब बात करते हैं टेंजेंट लाइन, क्योंकि सी जो है ना वो टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना उसी को बताता है हमेशा। तो देखते हैं यहाँ पे कि एक कर्व तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लो जो पहला हमारे पास टेंजेंट लाइन आया उसको हम लोग C1 से डिनोट कर दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा C1 0 C1, है ना। और जो हमारे पास जो सेकंड टेंजेंट लाइन है वो देखो ये वाला खींचा हुआ ऐसे करके, तो हमारे पास इसका जो आएगा क्या आएगा C2, 0, इसको हम लोग बोल दिए यहाँ पे। और जो हमारे पास थर्ड टेंजेंट आएगा वो देखो इस कर्व पे आएगा इस तरह से एफ डैश C3 और एफ डैश C3 इक्वल टू 0, तो हमारा जो कंडीशन चल रहा है सब वही है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा C3 0, है ना। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि अगर C1 हमारे पास यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आ रहा है निकल कर, तो एफ डैश C1 की वैल्यू 0, इसका मतलब है ना कि इसी पॉइंट पे हो रही होगी, ठीक है। जो हम लोग C1 मतलब जैसे C की वैल्यू बताए थे ना कि एक से अधिक जो हम निकल कर आता है, तो मान लो वही है C1 है, C2 है और C3 है। इस तरह जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आता है, तो इसका मतलब वही है यहाँ पे कि इस टेंजेंट पॉइंट पे हम लोगों को ये चीज़ मिलेगा। एफ डैश C1 इक्वल टू 0 कर दिया हमने, एफ डैश C2 इक्वल टू हम लोगों ने 0 कर दिया और एफ डैश C3 इक्वल टू हम लोगों ने 0 कर दिया, ठीक है। तो इतना बात आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हम लोग ओपन क्लोज जो बात करते हैं, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, देखो ओपन क्लोज का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में क्या था हमारे पास कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तभी कहलाता था कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कहीं पर जो है ना ब्रेक नहीं किया हुआ रहता था। तब बोलते थे कि वो क्या है, जो फंक्शन है का जो ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसमें ओपन और क्लोज का जो है ना सेंस कहाँ से जाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझ लेते हैं, है ना। देखो यहाँ से हमने ग्राफ शुरू किया, तो मान लो पॉइंट गए थोड़ा देर के लिए कि 3 4 होगा, है ना। अरे मान लो कि 3 4 है, ये भी मान लो कुछ और पॉइंट है 5 6, मान लो कुछ भी इस तरह से। तो जब 3 4 हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब है ग्राफ जो है ना ये ऑलरेडी जो है ना 3 पर से ही चालू हुआ है और इधर से जा करके जो है कहाँ खत्म हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। मान लो इसको 3 4 अगर 5 6 लिए हैं तो 3 से मान लो शुरू हो रहा है, तो 5 पे जा करके क्या हो रहा है, ग्राफ खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में हम लोग क्या किए कि 3 और 4 दोनों को इंक्लूड कर दिए वहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए, है ना। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है हम लोग को, इस पर हम टेंजेंट लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो बाई कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों का, मतलब जो बाई की वैल्यू आ रहा होगा निकल करके, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट लाइन नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें हम लोग जो कोऑर्डिनेट लेते हैं ना A, B, तो ये B को यहाँ पर जो है ना क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड करके चलना पड़ता है, छोड़ देते हैं। वजह यही है कि शार्प पॉइंट नहीं होने के कारण उस पर टेंजेंट लाइन हम लोग नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तो वजह वही है यहाँ पे, ज़्यादा तो कुछ वैसा है नहीं। तो अब हम लोग इसमें और नोटिस करने वाली बात क्या क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा वो समझते हैं। देखो तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे, तो इस दोनों ग्राफ में तो एक पॉइंट था, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 3 पॉइंट लाए। हो सकता है ग्राफ जो है ना और भी पीरियड बना रहा होता है इस तरह से, तो वो और भी टेंजेंट लाइन आता तो और भी पॉइंट बनता उस तरीके से, ठीक है। अब देखो तो गाइज रूल्स थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है ना हमारे पास क्या आता है, अलजेब्रिक इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हम 2 लाइनों भी समझ लेते हैं, देखिए। तो अपन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें जो है हम लोग के पास अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है हमारे पास, इसका जैसा कुछ भी नहीं है, बस हम लोग सिर्फ एक कंडीशन पढ़े हैं कि एफ डैश इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज रूट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होता है, तो उसको हम लोग इस तरह से मान लो एक फंक्शन है, तो इसका हम लोग एफ डैश जो सी निकालते हैं, ठीक है। मतलब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ से पुट कर ये वाला वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो सी की वैल्यू आता है, जैसे मान लो इसको अगर डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 जब 4x और माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सी में फंक्शन है तो इसको हम सी में लिखते हैं, यहाँ पे सी के हिसाब से सोचते हैं ऐसे, सी आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है ना सी की वैल्यू, जैसे मान लो सी की वैल्यू हमने 3 दे दिया,
तो 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या, जब 3 पुट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एवरेज सी निकलने के बाद वो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है इसका मतलब 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और हम लोग जो है ना वो पता है हम लोग को कि कोई भी वैल्यू अगर इस फंक्शन में हम लोग सी के प्लेस पे अगर पुट करते हैं और अगर इस इक्वेशन को वो वैल्यू अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका एक जीरोज होता है। ठीक है, जीरोज मतलब रूट से होता है। क्लियर। तो वही है देयर इज रूट्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो सी होगा वो उस गिवन फंक्शन का क्या हो जाएगा, जो एफ डैश एक्स है उसका जीरोज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रूल्स का जो हमने बताया, ठीक है, वो समझ आया होगा। अब विशेष हम समझते हैं इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो भी हम लोगों ने समझ ही लिया है। ठीक है, तो चलो इस सेशन को आज हम यहीं रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।